तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरुआत में तो किसी आम हादसे जैसी लगती है। मतलब सोचिए, एक कमरा है जो अंदर से पूरी तरह से बंद है। हम्म। एक बहुत जोरदार धमाका होता है, फिर दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, आग बुझाई जाती है और उस धुएं के बीच एक जली हुई लाश मिलती है। हम्म। पहली नजर में तो ये किसी दुखद हादसे जैसा ही लगता है ना, जैसे शायद एयर कंडीशनर में कोई ब्लास्ट हो गया हो। बिल्कुल। अक्सर ऐसे मामलों में सबसे पहले यही थ्योरी सामने आती है। हाँ, लेकिन फिर जो जांच कर रहे इंस्पेक्टर हैं उनकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। कमरा अंदर से तो लॉक है, लेकिन उसी दरवाजे की जाली पर बाहर से भी एक ताला लटका हुआ है। और कोई आग की लपट तोड़कर बाहर से ताला लगा नहीं सकती। एकदम सही कहा आपने। मतलब कोई आग खुद को बाहर से लॉक कैसे कर सकती है? और यहीं से ये एक आम सा लगने वाला हादसा एक बेहद खौफनाक साजिश बन जाता है। पर इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि मुख्य संदिग्ध कोई पेशेवर अपराधी या गैंगस्टर नहीं है। तो फिर कौन है? वो एक फोरेंसिक साइंस की छात्रा है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये सिखाया जाता है कि अपराध कैसे सुलझाए जाते हैं, और वो उसी ज्ञान का इस्तेमाल एक कत्ल को हमेशा के लिए दफन करने के लिए कर रही है। बाप रे, ये तो मतलब एक बहुत ही डार्क विरोधाभास है। हम्म। क्योंकि फोरेंसिक साइंस का जो पूरा ढांचा है हम्म। वो इसी बात पर टिका होता है कि अपराधी आखिर क्या गलतियां करते हैं हम्म। और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से कैसे पकड़ा जाए। हम्म। लेकिन जब वही ज्ञान एक हथियार बन जाए हम्म। तो जांच एजेंसियां सिर्फ एक कातिल से नहीं लड़ रही होती, बल्कि एक ऐसे दिमाग से लड़ रही होती हैं जो जांच के हर कदम को पहले से ही जानता है। राइट, एकदम सही। वो हर उस कदम को खांप सकते हैं जो पुलिस उठाने वाली है। ज्ञान का ये जो उल्टा उपयोग है ना, ये इस केस को जांच के नजरिए से एक पूरी की पूरी भूल भुलैया बना देता है। तो चलिए इस भूल भुलैया को शुरू से डिकोड करते हैं। कहानी का जो केंद्र है वो है दिल्ली का गांधी विहार इलाका। अब जो लोग दिल्ली के इस हिस्से से वाकिफ है वो जानते होंगे कि ये सिर्फ एक रिहायशी जगह नहीं है। हाँ, वो तो एक पूरा इकोसिस्टम है अपने आप में। बिल्कुल। मतलब वहाँ की जो तंग गलियां हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ हजारों छात्र दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखते हैं, यूपीएससी पास करके आईएएस या आईपीएस बनना। हवा में ही एक अजीब सा तनाव और एक बहुत गहरी महत्वाकांक्षा हमेशा तैरती रहती है वहाँ। और उस इकोसिस्टम का जो दबाव है ना, उसे समझना भी बहुत जरूरी है इस कहानी के लिए। वो कैसे? क्योंकि वहाँ हर छात्र अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल दांव पर लगा रहा होता है। मतलब सब कुछ छोड़ के वो बस तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी भटकाव या कोई भी बाहरी खतरा उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनका पूरा भविष्य उस पे टिका होता है। बिल्कुल। और इस इकोसिस्टम के बीच 6 अक्टूबर 2025 की रात को एक घटना घटती है। E60 गांधी विहार की चौथी मंजिल पर रात के करीब 2:30 बज रहे थे। हम्म। अचानक एक कमरे से धुआं उठने लगता है। पूरी इमारत में अफरा तफरी मच जाती है और अंदर जो लाश मिलती है वो 32 वर्षीय रामकेश मीना की है, जो खुद भी एक यूपीएससी का छात्र था। शुरुआत में तो शायद सबने इसे एसी ब्लास्ट ही मान लिया होगा। हाँ बिल्कुल। गर्मियों का मौसम या फिर पुराने उपकरणों के साथ ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी थियोरी लगती है ना। मतलब कोई शक क्यों ही करेगा। देखिए, किसी भी क्राइम सीन पर पुलिस और दमकल कर्मियों का जो पहला असेसमेंट होता है वो अक्सर सबसे स्पष्ट दिखने वाले दृश्य पर ही आधारित होता है। अच्छा। हाँ, मतलब जली हुई चीजें हैं, राख है और एक शव है। तो ये सब एक शॉर्ट सर्किट या एसी ब्लास्ट के पैटर्न से मेल खाता है। और आग अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्दा होती है जो शुरुआती सुरागों को पूरी तरह ढक देती है। सही कह रहे हैं आप। और यहीं पे ना मुझे अगाथा क्रिस्टी के वो जो लॉक्ड रूम मिस्ट्री वाले नॉवेल्स होते हैं उनकी याद आती है। मतलब उन कहानियों में हत्यारे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि कमरा अंदर से बंद रहता है और पुलिस चकरा जाती है कि कातिल बाहर कैसे गया। हाँ, वो बंद कमरे का रहस्य। बिल्कुल। लेकिन उपन्यासों और असल जिंदगी में फर्क होता है। असल जिंदगी में फिजिक्स के नियम काम करते हैं और इंस्पेक्टर पंकज तोमर जो इस केस को देख रहे थे, उनकी पैनी नजर उस भौतिक गड़बड़ पर पड़ गई। वो जाली वाले दरवाजे पर बाहर से लटका हुआ ताला। राइट। एकदम से जाली वाले दरवाजे पर बाहर से लटका हुआ ताला, ये एक ऐसी विसंगति थी जिसने पूरी एसी ब्लास्ट की थ्योरी को एक ही झटके में खारिज कर दिया। और यही इंस्पेक्टर तोमर का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था जो जांच का टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि फोरेंसिक जांच में जो विसंगतियां होती हैं
जो चीजें अपनी जगह पर फिट नहीं बैठती वही सबसे बड़ी गवाह होती हैं। जब एक बंद कमरे के बाहर ताला दिखता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई व्यक्ति उस कमरे से बाहर निकला है और उसने उस पूरे सीन को एक हादसा दिखाने की भरपूर कोशिश की है। क्योंकि एक प्राकृतिक हादसा खुद को बंद दरवाजों के पीछे इतनी सटीकता से लॉक तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और इसी एक सबूत ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। पुलिस ने तुरंत इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, और जो कैमरे में कैद हुआ ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या देखा कैमरे में? रात 2:18 पर इमारत के कैमरे में 2 नकाबपोश लोग दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं। वे करीब 39 मिनट तक अंदर रहते हैं, फिर वे दोनों वापस बाहर निकलते हैं और उनके इमारत से बाहर कदम रखते ही ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। एकदम सही, ऊपर कमरे में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो टाइमिंग है वो सब कुछ बयां कर रही है। मतलब नकाबपोशों का निकलना और ठीक उसी समय धमाका होना स्पष्ट रूप से एक ट्रिगर की ओर इशारा करता है। यानी आग इत्तेफाक से नहीं लगी थी। हाँ, उसे जानबूझकर एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से लगाया गया था और धमाके का समय ऐसा सेट किया गया था कि अपराधी सुरक्षित दूरी पर आसानी से पहुंच सकें। बाप रे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उन दोनों आदमियों के निकलने के कुछ ही मिनटों बाद उसी इलाके के एक कैमरे में एक लड़की नजर आती है। अच्छा? काले कपड़े पहने हुए, सिर ढका हुआ। और जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये 21 साल की अमृता चौहान है, जो मृतक रामकेश मीना की लिव इन पार्टनर थी। हाँ, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ, और जब उसकी टावर लोकेशन खंगाली गई तो धमाके के वक्त अमृता का फोन उसी इलाके में एक्टिव मिला। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक 21 साल की छात्रा जिसके पास फोरेंसिक साइंस की डिग्री है, उसके सामने पूरा भविष्य है, वो अचानक हत्या की इतनी खौफनाक साजिश क्यों रचेगी? इस क्यों का जवाब उस रिश्ते की गहराई में छिपा है जो मई 2025 में शुरू हुआ था। तो वो दोनों साथ रह रहे थे? हाँ, अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में थे। और देखिए, आधुनिक रिश्तों में ये एक विश्वास का चरम स्तर होता है जहां दो लोग अपने सबसे कमजोर और निजी पलों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बिल्कुल, वो एक भरोसा होता है। पुलिस जांच और जो बयान सामने आए उसके मुताबिक इस विश्वास का टूटना ही इस पूरी घटना का मुख्य कारण बना। हाँ, मतलब जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक रामकेश ने धोखे से अमृता के कुछ बेहद निजी वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली थी और उन्हें एक हार्ड डिस्क में रख लिया था। ब्लैकमेलिंग का क्लासिक तरीका। बिल्कुल। जब अमृता ने उन्हें डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने लगातार टाल-मटोल की। एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग की ही शुरुआत थी। डिजिटल युग में एक बहुत ही खौफनाक स्थिति है। मतलब जब किसी इंसान का निजी डेटा, उसकी सबसे संवेदनशील जानकारी किसी और के नियंत्रण में चली जाती है, तो वो इंसान एक तरह की मनोवैज्ञानिक जेल में कैद हो जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। हाँ, उसे लगता है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका भविष्य, सब कुछ बस एक सेंड बटन दबाने से खत्म हो सकता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मतलब डर लगना स्वाभाविक है, इंसान पैनिक भी होता है, ये भी समझ आता है, लेकिन शर्मिंदगी और डर किसी इंसान को कत्ल तक कैसे ले जा सकते हैं? ये बहुत ही मतलब पुलिस के पास जाना या कानूनी रास्ता अपनाना भी तो एक विकल्प हो सकता था ना? एक पीड़ित होने से लेकर एक हत्यारा बनने तक की ये जो छलांग है, ये बहुत बड़ी और थोड़ी अवास्तविक लगती है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इंसानी दिमाग खतरे को कैसे प्रोसेस करता है, ये समझना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, कैसे करता है? हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो खतरे के समय फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, यानी लड़ो या भागो। डिजिटल ब्लैकमेलिंग के मामलों में दिमाग इस सामाजिक खतरे को बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे कोई आपके सामने बंदूक तानकर खड़ा हो। वाह! मतलब दिमाग के लिए दोनों खतरे एक जैसे हैं? बिल्कुल। और पीड़ित को अक्सर लगता है कि पुलिस के पास जाने का मतलब है उस सामग्री का सार्वजनिक हो जाना, अदालत के चक्कर काटना और परिवार की बदनामी होना। और शायद इसीलिए वो कानून की मदद नहीं लेते। हाँ, उन्हें लगता है कि उस ब्लैकमेलर को ही हमेशा के लिए खत्म कर देना उस खतरे को जड़ से मिटाने का एकमात्र तरीका है। पर ये सोच तो पूरी तरह तरकीन है ना? तरकीन है, लेकिन उस अत्यधिक डर के क्षण में वो जो एमिगडाला है ना, वो तार्किक सोच को पूरी तरह बंद कर देता है और सिर्फ सर्वाइवल यानी किसी भी कीमत पर बचने की जो वृत्ति है वो इंसान पर हावी हो जाती है। ओह, तो उसी सर्वाइवल वृत्ति के तहत अमृता ने एक स्थायी समाधान निकाला और एक टीम बनाई। टीम में कौन कौन था?
उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से संपर्क किया, जो 27 साल का था और पेशे से एक एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था। अच्छा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौशल आगे काम आएगा। बिल्कुल। और सुमित ने अपने दोस्त संदीप कुमार को भी साथ मिला लिया, जो एक एसएससी उम्मीदवार था। अब देखिए, इस टीम का गठन कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए विशेष कौशल वाले लोगों को चुना गया हो। एकदम सही। इस अपराध में जिस तरह के कौशल की जरूरत थी, वो इस समूह में मौजूद थे। वो कैसे? देखिए, अमृता के पास फोरेंसिक साइंस का सैद्धांतिक ज्ञान था कि सबूतों को कैसे नष्ट किया जाता है। थ्योरी पता थी उसे। और सुमित के पास उस योजना को अंजाम देने का व्यवहारिक ज्ञान था कि गैस और आग का इस्तेमाल कैसे करना है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक बहुत ही खतरनाक गठजोड़ था। और 5 और 6 अक्टूबर की रात को इसी गठजोड़ ने काम किया। तीनों उस फ्लैट में दाखिल हुए और सबसे पहले उन्होंने रामकेश का गला घोटा। और इसके बाद शुरू होता है एक झूठा क्राइम सीन तैयार करने का मास्टर प्लान। लाश के ऊपर तेल, घी और शराब उड़ेली गई। अब आप मुझे ये बताइए, कोई भी सोच सकता है कि सिर्फ आग लगा देना काफी क्यों नहीं था? ये सारी चीजें क्यों डाली गई? ये एक बहुत ही तकनीकी हिस्सा है। फोरेंसिक नजरिए से तेल, घी और शराब एक्सेलरेंट्स का काम करते हैं, यानी आग को तेज करने वाले पदार्थ। बिल्कुल। देखिए, जब किसी का गला घोटा जाता है तो गले की एक हड्डी होती है, हायोइड बोन, वो टूट सकती है या फिर गर्दन पर संघर्ष के निशान रह जाते हैं। और एक सामान्य आग शायद शरीर के उन अंदरूनी हिस्सों को पूरी तरह नष्ट ना कर पाए, राइट? एकदम सही। एक्सेलरेंट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि आग बहुत तेजी से भड़के और तापमान इतना ज्यादा हो जाए कि शरीर के टिश्यूज और हड्डियां उस हद तक जल जाएं जहां एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के लिए भी मौत का असली कारण पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। बाप रे! आग भड़काने का ये विज्ञान तो समझ आता है मुझे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। क्या किया उन्होंने? सुमित ने गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोला और उस लीक होते हुए सिलेंडर को लाश के सिर के बिल्कुल पास रख दिया, ताकि जब धमाका हो तो ऐसा लगे कि सिलेंडर फटने से ही मौत हुई है। और यहीं पर सुमित के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर होने का कौशल काम आया। ये बहुत ही शातिर कदम था, क्योंकि एलपीजी गैस सिर्फ जलती नहीं है, वो एक खास अनुपात में हवा के साथ मिलने पर भयानक विस्फोट करती है। बिल्कुल। और सुमित को ये पूरा अंदाजा रहा होगा कि कमरे में गैस को कितना और कितनी देर तक फैलने देना है। एक साधारण आग के मामले में जो जांचकर्ता होते हैं, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी आग शुरू होने की जगह को बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन गैस विस्फोट एक कंकशन शॉकवेव पैदा करता है। कंकशन शॉकवेव मतलब एक ऐसी लहर जो कमरे की हर चीज को उड़ा देती है, दीवारों को हिला देती है और शुरुआती सबूतों के हर एक छोटे से छोटे कतरे को छिन्न भिन्न कर देती है। बाप रे! मतलब कुछ बचे ही ना। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद वो हिस्सा आता है जिसने पुलिस को सबसे ज्यादा उलझा दिया था, वो दरवाजे की ट्रिक। हाँ, वो ताले वाली बात। मतलब कमरे को अंदर से बंद कैसे किया गया। तो अमृता ने दरवाजे पर लगी जाली को थोड़ा हटाया, फिर बाहर खड़े होकर उस जाली वाले छेद से अपना हाथ अंदर डाला और दरवाजे की कुंडी को अंदर से बंद कर दिया। और फिर किसी तरह अंदर लाइटर जलाकर या आग का कोई स्रोत फेंककर उस गैस ब्लास्ट को ट्रिगर किया और बाहर से ताला लटका दिया। और यहीं पर वो मात खा गए। कैसे? देखिए, फोरेंसिक विज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। अच्छा, ये क्या होता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हर संपर्क कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। अंग्रेजी में कहते हैं एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। एक फोरेंसिक छात्रा के तौर पर अमृता ने इस सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा अपनी क्लास में। उनका सारा फोकस डीएनए, बाल या फिंगरप्रिंट्स जैसे माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे सबूतों को आग से नष्ट करने पर था। पर इसी कोशिश में उन्होंने एक बहुत बड़ी भौतिक गलती कर दी, राइट? बिल्कुल। जाली का टूटा होना और बाहर लटका ताला एक ऐसा मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़ा सुराग था जिसने अपराध की पूरी कहानी खुद ही बयां कर दी। सही बात है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि इतनी योजना बनाने के बावजूद एक फोरेंसिक छात्रा अपना मोबाइल फोन लेकर क्राइम सीन के पास क्यों गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जिसने गला घोटने, घी डालने और गैस लीक करने में इतनी बारीकी दिखाई, वो अपना फोन घर छोड़कर जाने जैसी बुनियादी बात कैसे भूल सकती है? क्या किताबें पढ़ना और असल जिंदगी में कत्ल करना इतना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। किताबें पढ़ना बस एक शांत कमरे में बैठकर जानकारी बटोरना है, लेकिन असल जीवन में एक हत्या करना शरीर और दिमाग को एक भयंकर तनाव में डाल देता है। पैनिक हो जाता है इंसान। बिल्कुल।
अपराधी अक्सर अपना फोन साथ रखते हैं क्योंकि पैनिक की स्थिति में उन्हें अपने साथियों से संपर्क करना होता है या बाहरी दुनिया से जुड़े रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करना होता है। अच्छा। और कई बार ना लोगों को ये गलतफहमी भी होती है कि अगर वे अपने फोन से कॉल हिस्ट्री या लोकेशन डिलीट कर देंगे तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलेगा। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जो टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क है वो असल में कैसे काम करता है। हाँ। तो इस तकनीक को थोड़ा गहराई से समझना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि आम धारणा तो यही है कि अगर फोन का जीपीएस बंद है तो फोन ट्रैक नहीं हो सकता। फिर पुलिस ने इस अदृश्य डिजिटल धागे को कैसे पकड़ा? इसके लिए पुलिस ने सेल टावर डंप तकनीक का इस्तेमाल किया। सेल टावर डंप। हाँ, ये तकनीक जीपीएस पर निर्भर नहीं करती। देखिए, जब भी कोई फोन ऑन होता है ना, तो उसका सिम कार्ड लगातार आसपास के सेल टावर्स को एक सिग्नल या पिंग भेजता रहता है। अच्छा, ताकि नेटवर्क बना रहे। बिल्कुल, ये बताने के लिए कि वो नेटवर्क क्षेत्र में है। हम्म। तो सेल टावर डंप एक तरह का डिजिटल रडार है। हम्म। पुलिस उस रात उस पूरे इलाके के टावर का डेटा निकालती है। फिर हजारों नंबरों में से उस एक नंबर को फिल्टर किया जाता है जो उस विशिष्ट समय पर वहां मौजूद था और जो घटना से जुड़े लोगों से संबंधित हो सकता है। वाओ। और इसी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन ने उस रात अमृता की वहां मौजूदगी की पूरी तरह पुष्टि कर दी। मतलब तकनीकी सर्विलेंस और भौतिक सबूतों के इस जाल से वो अपराधी बच नहीं पाए। बिल्कुल नहीं बच सकते थे। और अंततः 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता चौहान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी के बाद ना सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगीं। अमृता की निशानदेही पर पुलिस ने वो हार्ड डिस्क भी बरामद कर ली जो इस पूरी खौफनाक कहानी की जड़ थी। इसके अलावा एक ट्रॉली बैग, मृतक रामकेश की शर्ट और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। सुमित और संदीप को भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और एक बार जब ऐसे डिजिटल साक्ष्य सामने आ जाते हैं ना, तो अपराधियों के पास अपने बचाव में कहने के लिए वैसे भी बहुत कुछ नहीं बचता। एकदम सही। लेकिन अगर हम एक नजरिए से देखें तो ये घटना सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है। ये मुझे लगता है कि गांधी विहार जैसी जगह के उस अंधेरे पक्ष को भी दिखाती है जहां महत्वाकांक्षाओं और सपनों के बीच एक पल का डर, एक ब्लैकमेलिंग की धमकी और बस एक गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। रामकेश का जो सपना था और उसकी जान दोनों ही खत्म हो गए। और दूसरी तरफ अमृता जो खुद भविष्य में एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकती थी, वो आज एक मर्डर केस की मुख्य आरोपी बन चुकी है। देखिए, तकनीक और शिक्षा किसी भी इंसान को बहुत ताकतवर बनाते हैं। लेकिन जब उसी ताकत का इस्तेमाल डर, पैनिक या बदले की भावना के साथ किया जाता है तो वो शिक्षा खुद विनाश का कारण बन जाती है। इस मामले में भी फॉरेंसिक ज्ञान ने अपराध को रोका नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा जटिल बनाने का काम किया। और ये एक ऐसा विचार है जो इतनी आसानी से दिमाग से नहीं निकलेगा। बिल्कुल। मतलब आज के दौर में जब हर तरह की जानकारी हर किसी की उंगलियों पर है, जब क्राइम शोज, फोरेंसिक साइंस की तकनीकें और डिजिटल दुनिया के सारे हथकंडे इंटरनेट पर खुलेआम मौजूद हैं, कोई भी देख सकता है। हाँ, तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या ये शिक्षा और ये जो जानकारी है, क्या ये समाज को सच में ज्यादा सुरक्षित बना रही है या फिर इन सब के इतनी आसानी से उपलब्ध होने से अपराधी और ज्यादा शातिर और खतरनाक होते जा रहे हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या तकनीक ने अपराध को अंजाम देने और उसे छिपाने के नए और खौफनाक रास्ते खोल दिए हैं? हाँ, खैर सुनने वालों के लिए सवाल का जवाब शायद इतना आसान ना हो, लेकिन ये हम सभी के इर्द गिर्द मौजूद उस दो धारी तलवार की सच्चाई है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती।